ये स्पेशल वेबिनार सीरीज है न्यूज लॉन्ड्री पर। आप लोग देख रहे हैं कि इसके तहत हम ये कोविड की जो सेकेंड वेव है, इसमें जिस तरह से इसकी एक संकट खड़ा हुआ है, पूरे हेल्थ सिस्टम को चरमरा गया है हमारा, ऐसा दिख रहा है। तो हम अलग अलग लोगों से, इस विषय के जानकारों से, विशेषज्ञों से, डॉक्टरों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इसके अलग अलग पहलू कैसे हैं जो हैं कि हम कैसे निपट सकते हैं इससे, कैसे बच सकते हैं इससे, और वो क्या तरीके हैं जिनको लोग अपनाएं, वो क्या तरीके हैं जो मेडिकल सिस्टम हमें प्रोवाइड कर सकता है। उन तमाम पहलुओं को इस पूरे सीरीज में हम खंगाल रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इसके जरिए जुड़ते हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है इसका। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, शुरुआत में हम सेशन को ओपन करते हैं 10-15 मिनट की बातचीत में, और फिर सारे जो सवाल होते हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स के होते हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके होते हैं। जैसे कि इसका नाम ही है नेविगेटिंग द सेकेंड वेव। तो हमारे साथ इस बार जो मेहमान जुड़े हैं उनका नाम है डॉक्टर अविरल वत्स। डॉक्टर अविरल वत्स नेशनल हेल्थ सिस्टम स्कॉटलैंड यूके से जुड़े हुए हैं। स्वागत है डॉक्टर अविरल वत्स आपका न्यूजीलैंड पे। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद करने के लिए। एक और जानकारी हम अपने श्रोताओं को, जो हमारे इस समय जुड़े लोग हैं, जो हमारे इसमें इस सेशन में, उनको दे दें कि डॉक्टर अविरल वत्स खुद भी इस समय कोविड पॉजिटिव पाए हुए हैं 3-4 दिन पहले। उसके बावजूद वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका विशेष तौर पर शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, और उनसे उम्मीद करेंगे कि बहुत सारी चीजें हम इस पूरे सेशन के दौरान जाने सीखें। बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मेट रहेगा। आप लोग अपने सवाल, जैसा कि सुहाना ने बताया है, Q&A में बॉक्स में पुट करें। तो जब हम एक बार सेशन ओपन करेंगे तो फिर उन सवालों के जवाब हम डॉक्टर अब्दुल बत से लेंगे। अभी के लिए जो सबसे पहला मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, वो ये है कि जब हम फ्रंटलाइन हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं, तो आप जिस जगह पर बैठे हैं वो एक डिफरेंट कल्चर का सिस्टम है, एक बहुत एडवांस माना जाता है। हम एक दूसरे सिस्टम को देख रहे हैं जो कि इस समय ऑलमोस्ट कोलैप्स जैसा दिख रहा है। तो एक एक शुरुआती जानकारी के तौर पर अगर आप हमें बता सकें कि वो कौन से प्रोटोकॉल हैं, वो कौन से तौर तरीके हैं जिनके जरिए आज हम ऐसा देख पा रहे हैं, जैसा हम समझ पा रहे हैं कि यूके काफी हद तक बहुत सफलता से इस पूरी समस्या से निपट पा रहा है। ऑलमोस्ट बीमारों की संख्या कम होती जा रही है, डेथ रेट्स बहुत कम हैं। लोग लॉकडाउन जैसी चीजों को खत्म करने की बातें हो रही हैं कि अब लॉकडाउन की जरूरतें नहीं है। तो यहाँ तक जो पहुंचे हैं जिन उपायों से, वो क्या तरीके रहे हैं, उन वो क्या चीजें हैं जिनको हम भी सीख सकते हैं जिन चीजों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से जी, मुझे याद करने के लिए, और सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इसमें पैंडेमिक से जूझने के जो एक एक तीन लेवल की चीजें हैं जो हमें समझना जरूरी है। एक तो जैसे आपने हेल्थ केयर की बात की, हेल्थ केयर सिस्टम्स है। दूसरा पब्लिक है। लेकिन इन सबसे ऊपर जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है। ये तीनों का बहुत बड़ा रोल है पैंडेमिक के साथ जूझने में। यूके में भी जैसा आपने कहा, हेल्थ केयर सिस्टम काफी एडवांस्ड है, पब्लिक बेस्ड है, सारा पब्लिक सर्विस में आता है, प्राइवेट बहुत ही छोटा सा हिस्सा है इसका, और बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड भी है। तो जी। उसके चलते हमें काफ़ी फ़ायदे भी हुए हैं, और जो जो हम कहें कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जो रही है, जो कि उसमें काफ़ी नॉन साइंटिफिक बेस्ड डिसीजंस लिए गए शुरू में, और अभी भी लिए जा रहे हैं थोड़े बहुत, तो उसका खमियाजा भी है जो वो हेल्थ केयर सिस्टम्स को भुगतना पड़ा है और पब्लिक को भुगतना पड़ा है। तो सब में जो मेरी तरफ मुझे जो लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की है, क्योंकि वो सब पे असर करती है। फिर हेल्थ केयर की आती है क्योंकि वो उसके नीचे सब पे असर करती है। फिर पब्लिक की आती है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट इसमें पॉसिबल करें अकॉर्डिंग टू जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। यूके के हेल्थ केयर सिस्टम में हमने 2-3 चीज़ें काफ़ी अच्छी करी शुरू से, जिसके चलते जो नुकसान था वो हम उसको कम कर पाए। सबसे पहला तो ये था कि शुरू से ही कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बन गई। कुछ पहले से जो हमारी हर स्पेशलिटी की, चाहे वो जैसे सर्जन्स हों या इमरजेंसी डॉक्टर्स हों या जनरल प्रैक्टिशनर्स हों, इनकी अपनी-अपनी रॉयल कॉलेजेस की बॉडीज़ हैं, जो कि हर साल एविडेंस जो है उसको इकट्ठा करती हैं, कोलेट करती हैं, और अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको वो बताती रहती हैं। ये सिस्टम हमारा बहुत सालों से चला आ रहा है। तो कोविड में उस सिस्टम को हमने बहुत बखूबी यूज़ किया। वो ऐसे कि सेंटर लेवल पे
एक बॉडी बनाई गई जो कि इनसे जो भी नया एविडेंस आ रहा था, चाहे वो इटली से तब आ रहा था या चाइना से या कहीं से भी, उसको समझकर, उसको परखकर, उससे जो भी साइंस बेस्ड गाइडलाइंस बनती थी वो बनाई गई। ना जी सिर्फ डॉक्टर्स की, सेम गोज फॉर नर्सेस की, सफाई कर्मचारियों की, फिजियोथेरेपिस्ट, आप कोई भी नाम लीजिए, हेल्थ सिस्टम में किसी भी डिपार्टमेंट में, उन सबका ऐसा ही हुआ। जी जी वो गाइडलाइंस जो ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हम सबको हर रोज बेसिस पे मिलती थी। मैं 1 साल से पुरानी बात कर रहा हूँ। अब उसका जो डेली बेसिस है वो काफी कम हो गया है, लेकिन पहले हमें हर रोज मिलती थी और हमें उसी हिसाब से ही एक्ट करना होता। तो वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, क्योंकि जब आप एक पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में हैं, जहां पे हमें मालूम नहीं कि क्या होने वाला है और पैनिक की सिचुएशन है, सामने आपके मरीज सीधा मर सकते हैं, तो वैसे में आपको एक एविडेंस बेस्ड चीजें मालूम है कि आप ये 3 चीज करिए तो उनके बचने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। वो बहुत बड़ी हेल्प थी। ठीक है। दूसरा एक हमारे यूके में, मैं मोटा-मोटा ही बताऊँगा ताकि वो थोड़ा इंडिया के साथ भी आई थिंक रेलेवेंस हो जाए उसका। हाँ, यूके में सिस्टम के अंदर एक हमारे बहुत अच्छी चीज़ है, उसको हम कहते हैं ट्रियाजिंग। जी ट्रियाजिंग ऐसी चीज़ होती है कि हम जब भी कोई मरीज़ हेल्थ केयर सिस्टम के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तब उनको एक तभी असेस कर लिया जाता है कि इनको अभी इलाज की ज़रूरत है, इनको 2 दिन में इलाज चाहिए या इनको 3 महीने में इलाज चाहिए तब भी चलेगा। अगर किसी को घंटों के अंदर-अंदर इलाज चाहिए तो वो कोई भी हुआ, उसके पैसे देने की कैपेसिटी हो, ना हो, कहीं भी हो वो, उनको वो घंटों के अंदर-अंदर इलाज देने की कोशिश शुरू हो जाती है। तो ये जो ट्रियाजिंग है, कोविड में भी ऐसा ही उसको किया गया। क्योंकि कोविड में तकरीबन 80-90% लोग जो हैं वो घर पे रहकर ठीक हो सकते हैं। तो हमने देखा है, पूरी दुनिया में ऐसा देखा है। तो वो लोगों को, उनको घर में ही सपोर्ट करना, उनको आश्वासन देना कि आप पैरासिटामोल लेंगे और ठीक हो जाएँगे, और हाँ, अगर ये 5 सिम्पटम्स आते हैं, तब आप अस्पताल में या हमें जनरल फिजिशियंस को, या एक स्पेशल हब्स भी बनाई गई कोविड के लिए, जिसमें एक अलग से सेटअप रखा गया कि आप उनको सीधा कॉल कीजिए। वो आपको वहाँ पे पूरी पीपीई और आपको डायरेक्शंस दे के पूरी तैयारी के साथ आपको वहाँ बुलाया जाएगा, आपको असेस किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो आपको हॉस्पिटल भेजा जाएगा, नहीं तो इलाज देके घर भेजा जाएगा। जी तो इसके चलते हमने जो जो हॉस्पिटल्स थे उस पे भी लोड कम किया। लोगों के साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे ताकि उनमें पैनिक ना आए और उनको ये रहे कि टेक केयर हो जाएगी। हम्म, तो ये जो ट्रियाजिंग है, ये बहुत बड़ा, ये भी रोल प्ले करती है, अभी भी हो रही है, हालाँकि केसेस बहुत कम है। अभी भी हम्म, सेम आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, आप वॉक इन भी कर सकते हैं, ऐसे कई तरह की अलग-अलग हैं। और जैसे ही आप, जैसे मैंने कहा, आप एक डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो भी कहीं भी हुआ, चाहे वो हॉस्पिटल में हुआ या जनरल प्रैक्टिशनर कम्युनिटी में हुए, वो सबसे पहले यही काम करेंगे कि आपको आपके सिम्पटम्स के मुताबिक क्या ज़रूरत है। मैं ही इलाज करके आपको घर भेज दूँ या आपको अगले स्टेप पे जाने की ज़रूरत है। ये हम्म, ट्रायजिंग जो थी मेरे हिसाब से काफ़ी काफ़ी की रोल रहा, और उसके साथ जो रिसोर्सेज़ थे, मुझे याद है जब पहली वेव आई, तब अगर मैं स्कॉटलैंड की एग्ज़ाम्पल दूँ तो जो आईसीयू के बेड्स थे वो 3 गुना के करीब, 3-4 गुना के करीब एकदम से बढ़ा दिए गए। और हम्म, एक पूरा बहुत बड़ा एक एक सेपरेट हॉस्पिटल बहुत बड़े स्टेडियम में, वो ऐसे 5-6 हॉस्पिटल पूरे यूके वाइड बने, स्कॉटलैंड में भी बना, और उसमें आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन आर्मी की मदद से बनाया गया। वो ज़्यादा हमें यूज़ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि अस्पतालों में ही जो हमने चीज़ें बढ़ाई, उसी से काफ़ी उसका काम कर सके। अस्पतालों में जैसे इलेक्टिव सर्जरीज़ बंद कर दी। ये अगेन, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, ये बहुत एविडेंस बेस्ड, वो जो बॉडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उनके डिसीजंस थे। और ये काफ़ी इंडिपेंडेंटली किया गया। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का, जो स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर है, या यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, या कोई सेंट्रल बॉडीज़ का इसमें हाथ था। जो लोकल बोर्ड्स थे या जो साइंटिफिक लोग थे, उन्होंने इसको ड्राइव किया। शायद जिस कल्चर की बात हमने किया कि चूंकि हेल्थ सिस्टम ज्यादातर पब्लिक सेक्टर में है और बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी है, जी। और जैसे लेकिन हम अगर हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक बड़ा संकट है, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना मजबूत नहीं है। सरकारों की स्पेंडिंग लगातार कम होती रही है, प्राइवेट हेल्थ केयर पे ज्यादा जोर देखने को मिला इस बीच में, जी। जिसकी वजह से उधर से ध्यान और कम हुआ है। और हुँ। ऐसे में जब हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं तब हमको उसकी जरूरत समझ में आ रही है, लेकिन ये चीजें तो एक कल्चर से एक लंबे टाइम में खड़ी होती हैं, तैयार होती हैं। तो वो कल्चर हमारे यहाँ शायद नहीं था, शायद नहीं, क्या नहीं ही था। हुँ। तो जिसकी वजह से हम इस समय एक ऐसी स्थिति में फंसे हैं, जी। जब जिसको ये कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव, जो इस हमारे वेबिनार का भी नाम है, हुँ। नेविगेटिंग थ्रू सेकेंड वेव। हुँ। तो इसमें एक नई चीज आई है जो म्यूटेंट है, वो बहुत वायलेंट है,
बहुत ही ज्यादा संक्रामक है, बहुत तेजी से फैल रहा है लोगों तक। तो ऐसे में अगर मैं बतौर एक्सपर्ट आपसे अगर आप कोई राय देना चाहें, सलाह देना, किस तरह से जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लोग हैं वो किस तरह से एक्ट करें, और जो आम नागरिक है, जो वल्नरेबल है, जिसके सामने ये संकट है, जो बीमार पड़ सकता है, बीमार पड़ रहा है, वो कैसे एक्ट करे। तो ये दोनों लोगों का जो व्यवहार है इस टाइम पे क्या होना चाहिए? जी। नहीं देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, अभी इतनी तेज़ी से फैली हुई है और पीक जो है बहुत बढ़ती ही जा रही है, तो ऐसे में 2-3 स्टेप्स हैं जो कि 2-3 लेवल्स हैं जिस पे भी हम इसको डील कर सकते हैं। जी पहला तो गवर्नमेंट के लेवल पे, मैं वहाँ से शुरू इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर केंद्रित है जी और वहाँ पे रिसोर्सेज़ सबसे ज़्यादा हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे चाहे आप लॉकडाउन्स की बात करें, वो बहुत कारगर होते हैं ऐसी सिचुएशन में, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं, उसके साथ-साथ जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है, यूके ने, यूएस ने और इज़राइल ने हम्म, बहुत बड़े लेवल पर ये मतलब सिद्ध ही कर दिया है कि वैक्सीनेशन के साथ हम कैसे वेव्स को ध्वस्त कर सकते हैं। हम्म, एक्चुअली ध्वस्त कर सकते हैं। यही नहीं कि सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, वो इन तीनों कंट्रीज़ ने बिल्कुल उसको नीचे ले आए हैं। जी तो और जैसे-जैसे वैक्सीनेशन ऊपर गई है, वैसे-वैसे वेव्स नीचे आई हैं, ये भी काफ़ी ग्राफ्स में बिल्कुल क्लियर है। तो इंडिया के लिए अभी जो है ये 2-3 चीज़ें जो अगर मैं पॉलिसी के लेवल पे बोलूँ, तो लॉकडाउन्स बहुत कारगर हो सकते हैं, स्पेशली अगर सारे देश में नहीं भी लगाना, तो जहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ पे ये बहुत फैल रही है, वहाँ तो बहुत कारगर होंगे, ताकि वायरस जो है, जो हम इंसान ही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो तो खुद जा ही नहीं सकती, अभी तक हमें ये बिल्कुल मालूम है। बिल्कुल तो हाँ। वो मोबिलिटी को हमें जितना हम कर्ब डाउन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वो सबसे पहला स्टेप होगा। दूसरा होगा कि देखिए, जो वैक्सीनेशन है, तो जैसे हमारी लड़ाई छिड़ गई हो 10-15 कंट्रीज़ के साथ एक साथ, उस जी एंगल से हमें किस लेवल पे हमें तैयारी करनी है, वो हम इस सिचुएशन में हैं इंडिया के हिसाब से। तो आप आर्मी की हेल्प लीजिए, पैरामिलिट्री की लीजिए, हेल्थ सेक्टर की लीजिए, इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं, जो वैक्सीन बना रही हैं, उनसे सरकार को बड़े लेवल पे वन टू वन डीलिंग करनी पड़ेगी। जी इज़राइल की एग्ज़ाम्पल मैं फिर से देना चाहूँगा, क्योंकि इज़राइल के पास डोज़ेज़ नहीं थी। तो इज़राइल ने फाइज़र के साथ एक बड़ी डील की कि हम आपको जो रिसर्च डेटा होगा इस वैक्सीन के चलते लोगों का, वो प्रोवाइड करेंगे। आप हमें डोज़ेज़ दीजिए, और उनको फाइज़र ने बहुत बड़ी मात्रा में डोज़ेज़ दिए और उन्होंने लगाया, और इसमें सबका फ़ायदा हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कंट्रोवर्सी कि वो डाटा शेयर हो गया, वो ठीक था कि नहीं, दैट जी इज़ वो डिबेट का इश्यू रहेगा, लेकिन लोगों की जानें बची। दुनिया को एक रास्ता दिखा कि इससे कितना बचाव हो सकता है, कैसे हम रोक सकते हैं, और ये कदम हम आगे बढ़े। तो इंडिया भी ऐसा कर सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। मैं तो और हमारे पास सिर्फ 2 वैक्सीन्स की अक्सर बात करते हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, लेकिन 5-6 वैक्सीन्स तो वैसे भी जो हैं दुनिया में, वो अलग-अलग बॉडीज़ ने उनको रिकमेंड किया हुआ है, अप्रूवल मिली हुई है। जी तकरीबन 150-200 वैक्सीन्स अंडर ट्रायल हैं दुनिया भर में। उनमें काफ़ी हैं जो काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं, उनसे बात की जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 1.3 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है, उसके लिए वैक्सीनेशन का जो डोज़ेज़ है, वो हमें आज ही एक्वायर करनी पड़ेंगी। जैसा अगर फिर से एग्ज़ाम्पल दूँ, हम्म, यूके ने यूके की पॉपुलेशन अब 60-70 मिलियन के करीब है, लेकिन 300 मिलियन के करीब डोज़ेज़ पिछले साल बुक कर ली थी, 300 खरीदी मिलियन के थी, करीब। जी अभी भी कर रहे हैं। अभी हम्म, 60 मिलियन और की हैं, ताकि 6 महीने बाद अगर हमें देनी पड़े बूस्टर, तो तो ये बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा हथियार है, जो कि हम अंडर यूटिलाइज्ड है। हम्म, ये हुई दूसरी बात। तीसरा है कि जो अस्पताल है, देखिए, डॉक्टर्स हों या नर्सेज हों या जो भी वहाँ काम कर रहे हैं, उनको अपडेटेड एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस, इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे प्रोवाइड करना एक सेंट्रल बॉडीज का, मतलब मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रोल है उसमें। जी क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन इन अ पैंडेमिक कॉस्ट्स लाइव्स। अगर हम आज भी प्लाज्मा को राइट लेफ्ट एंड सेंटर इतना यूज कर रहे हैं, हम आज भी अगर रेमडेसिविर को इतना यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स का यूज बहुत ज्यादा है, तो इन सब के चलते हमें तो अभी मालूम नहीं कि हम अननोन रिस्क में कितना लोगों को पुश कर रहे हैं, सैडली। हम्म, हाँ, ये स्टेज पिछले साल हम फिर भी जस्टिफाई कर सकते थे, क्योंकि नया टाइम था, हमें मालूम नहीं क्या काम कर हमारे रहा था, पास तो वी हैव रिसर्च स्टडीज नहीं थी। जी, जी जी हमें ट्राई करना था, जो भी कोई थोड़ा-सा भी एविडेंस इधर आता था, हमने वो ट्राई करना शुरू कर दिया। अब
1 साल हो गया है और बहुत रिसर्च आ गई है चीज़ों के बारे में, तो हमें अब ये रिस्क नहीं लेने चाहिए कि चलो करके देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच नाउ। अब हमें डरना चाहिए कि इसके ये रिस्क्स हो सकते हैं और बेनिफिट तो हमने 1 साल में कुछ भी नहीं देखा। मैं प्लाज़्मा की बात कर रहा हूँ या बिल्कुल, हाँ। आइवरमेक्टिन की या रेमडेसिविर की, इन सब चीज़ों की। तो ये टेमीफ्लू जो जैसी दवाएँ भी दी जा रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल उनका कोई कोई असर नहीं है। उनका सिर्फ़ असर है तो डेक्सामेथासोन का है, वो भी इंट्रावेनस हॉस्पिटल में, ओरल का उसका भी कुछ ख़ास एविडेंस बिल्कुल नहीं है। जी। टॉक्सिजुलमैब का है, वो भी हॉस्पिटल सेटिंग में ऑक्सीजन थेरेपी। तो ये 2-4 चीज़ें ही हैं और बाकी जो बचाई जा रही हैं जानें, मैंने जैसा कहा वो ट्रियाजिंग के थ्रू, लोगों को ऑक्सीजन के थ्रू, लोगों को भगदड़ ना मचे, उसमें भी बहुत बड़े रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर जी। किसी किसी को इन सब चीज़ों के इंतज़ामात करने पड़ते हैं, तो वो बढ़ जाते हैं। तो सरकार की तरफ से तो मेन ये है और लोगों के साथ एक रेगुलर बेसिस पे जो संवाद है, उसकी बहुत ज़रूरत है। यूके में, स्कॉटलैंड के भी हमारे इतने इतने क्लियर एग्जांपल्स हैं। हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इतना नहीं किया, स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं, वो डेली बेसिस पे करती थी और साइन लैंग्वेज का जो एक इंटरप्रेटर होते थे, वो भी उनके साथ खड़े होते थे। तो उन्होंने सबको कवर करके डेली बात होती थी, क्या किया जा रहा है, उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। जी। उससे क्या हुआ कि लोग जो थे, वो खुद साथ में मिलकर चलने के लिए तैयार रहे और ट्रस्ट भी बहुत बढ़ा। हुँ। ये बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए डेली बेसिस पे, मतलब इसको तो वही बात है, जितना स्ट्रेस किया जाए उतना कम है जी, जी। कि टॉप लेवल से आना चाहिए और रेगुलरली आना चाहिए। दिन में 2-3 बार भी आए तो भी कम है। इंडिविजुअल लेवल पे ये है कि देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी आप ये देखें कि आपकी पावर में क्या है। आपकी पावर में ये है कि आप अपने घरवालों को बचा सकते हैं। आप समाज को नहीं बचा सकते, ये हमें मानना पड़ेगा। पैंडेमिक एक 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 इंसान के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए पैंडेमिक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप, लेकिन हाँ, आपके हाथ में ये ज़रूर है कि खुद को, अपने परिवार वालों को, अपने आजू-बाजू जितने लोग हैं, उनको आप बचा सकते हैं। तो उसके लिए जो चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन और वेंटिलेशन, हम इसको कह-कह के शायद लोग पक गए होंगे सुन-सुन के, लेकिन ये बहुत कारगर है। ये कहना ही बहुत पड़ेगा बार-बार फिर भी। ये बिल्कुल। बड़ी और महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर जी, साहब ने कही कि आप अपने को बचा सकते हैं, पूरे समाज को नहीं बचा सकते क्योंकि आदमी की एक क्षमताओं की एक सीमा है और एक अगर आप हर आदमी इस लेवल तक ही जागरूक हो जाए कि अपने-अपने को बचाने के लिए तत्पर हो जाए और समझ ले चीज़ों को, तो अपने आप समाज बच जाएगा, उसमें ही निहित है उसके सबका बचाव। तो जी। आप कुछ कह रहे थे और एक बात पूरा कर लें डॉक्टर साहब, फिर हम नहीं, आगे नहीं, मैं बस इसी पे था कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे आपको भी लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने परिवार को बचा रहे हैं ऐसा करके। हुँ। कईयों को लगता है कि मास्क पहनने का मुझे क्या फ़ायदा है, हाथ धोने का क्या फ़ायदा है, ये तो ऐसे ही फैल रही है। बिल्कुल फैल रही है, लेकिन आप उसको घर में लाने से बचा सकते हैं। आप हुँ। उस चीज़ को, अपने पेरेंट्स को, सबको बचा सकते हैं, तो आपका कंट्रीब्यूशन बड़ा रहेगा। अब लेकिन हाँ, वही है, आपका इंडिविजुअल लेवल पे ये रोल डेफिनिटली रहेगा। ठीक बात। बड़ी महत्वपूर्ण बातें कई सारी कि आपने बताई मसलन जैसे वैक्सीनेशन की बात कही, वैक्सीनेशन के मामले में और दूसरा आपने बहुत एक कैटेगोरिकल एक बात कही कि पॉलिटिकल क्लास की ज़िम्मेदारियों पर थोड़ा-सा एम्फेसिस आपका था कि उस पर बात ज़रूर करना क्योंकि अल्टीमेटली सारी ताकत वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज़ है, केंद्रीकृत है और उनके फैसलों से ही बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर अंतर पड़ सकता है। जी। तो उसकी उसका ज़िक्र करते हुए हम अगर कहें तो अ, वैक्सीनेशन के मामले में हम पीछे छूट गए या पूरी तरह से हमारा जो पॉलिटिकल क्लास था वो एक तरह से इसमें अक्षम साबित हुआ। उसने हुँ, वो उस चीज़ की ना तो कल्पना कर पाया, ना वो आ रही इस मुसीबत को देख पाया। तो हुँ। एक तो वो दिक्कत हुई जिसकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अभी भी उससे बड़ी दिक्कत ये है कि हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से आगे का जो रास्ता है वो भी कोई बहुत उजला रास्ता नहीं है, बहुत कोई रोशनी ऐसी नहीं दिख रही क्योंकि हमारे पास इस समय वैक्सीन नहीं है जो कि एकमात्र तरीका बताया जा रहा था, उपाय बताया जा रहा था। अभी जो उपलब्ध है तरीके बचने से केस के। जी। कहीं मैं आपको सुन रहा था डॉक्टर अफजल कि आपने एक उदाहरण दिया इटली का कि एक गाँव था वहाँ पर और कैसे वहाँ पर एक केस मिला था और फिर उस गाँव के 3000 लोगों की जो आबादी थी उसको ताबड़तोड़ जी, उन लोगों ने मतलब वार टेस्ट फुटिंग पे जाकर सबके टेस्टिंग की और उसमें से जो 3-4% लोग पॉजिटिव पाए गए उनको आइसोलेट किया ये। हुँ। इस तरह के प्रोएक्टिव अप्रोच इंडिया, भारत जैसे देश में कितने कारगर हो सकते हैं? क्या हम इस तरह की चीज़ें यहाँ की सरकारें कर सकती हैं? और मैं जी, अपने श्रोताओं को एक चीज़ और बता दूँ, हम असल में इस कंपैरेटिव बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम जिस व्यवस्था के साथ इससे लड़ रहे हैं,
वो व्यवस्था फेल होती दिख रही है, वो लड़ नहीं पा रही, उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। इसलिए हमें कुछ नए उपायों की जरूरत है। तो इसलिए हमें दूसरे जगहों पर, दूसरे देशों में जिस तरह से इससे निपटने के उपाय किए गए, उन तरीकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं डॉक्टर अब्रियल से इन सारी चीजों का जिक्र कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी। आपने कई कई बातें मेंशन की। देखिए, मैं क्विकली बताना चाहूंगा कि लोगों को भी याद दिलाना चाहूंगा कि अगर हम बिल्कुल शुरू में जाएं बहुत क्विकली, क्योंकि बहुत जरूरी है कि शुरू में जाएं, तो चाइना ने जब वहां पे, तो देखिए उनको मालूम ही नहीं था कि क्या आ रहा है। जैसे उनको मालूम चला, उन्होंने लॉकडाउन्स लगाए, उन्होंने सब कुछ रोका, और फरवरी के मध्य तक आते आते उन्होंने उस पर काबू पा लिया चाइना के हिसाब से। ठीक है, और वहां पे कुछ हजार मौतें हुई और उसके बाद हो गया। उसके बाद एक महीना और लगा बाकी के देशों में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे यूके, यूएस, यूरोप, सारा इटली, सब जगह मार्च के मध्य से यहाँ पे वेव्स जो हैं वो शुरू होती हैं। इटली में थोड़ी पहले शुरू हो गई थी। तो वो एक महीने में जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स थी, पॉलिटिकल पावर्स, उसमें अगेन किसी एक पार्टी का नाम नहीं है इसमें, ये एक 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 कॉमन जो है एलिमेंट है, जो सब जगह कॉमन मिस्टेक सब जगह ही पाई गई। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत डिनायल में रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी डिनायल में रहे कि यहाँ नहीं होगा, इंडिया में भी यही रहा कि यहाँ नहीं होगा, हर जगह जहां पे हम इतना बुरा हाल देख रहे हैं। मार्च के बाद क्योंकि हमने वो स्टेप्स नहीं लिए, तो हमने इसको फैलने दिया, और अभी भी वही हो रहा है कि जब दूसरी वेव आती है, यूके में भी दूसरी वेव जब आई है, तब भी जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग थी, उन्होंने साइंटिफिक एडवाइस को उस लेवल का नहीं माना कि इसको हम रोक सके। अभी भी जो थर्ड स्ट्रेन जो हम बात कर रहे हैं, जस्ट लास्टली, जो जो स्ट्रेन अब फैल रहे हैं, अभी भी जो इंडिया में जो स्ट्रेन नए बन गए, उसको रोकने के लिए भी यूके के जो प्राइम बॉडीज थी, उन्होंने रोका नहीं कि हम बाहर की जो इनकमिंग फ्लाइट्स है उसको पूरी तरह बंद करें। और अभी उसका नतीजा यही है कि यहाँ पे भी जो इंडिया में पाया जाने वाला स्ट्रेन था, वो यहाँ पे अब फैल रहा है। तो हम्म। वो जो मिस्टेक्स हैं वो कंटिन्यू कर रही हैं। जब तक हम उससे सीखेंगे नहीं, तो हम ये साइकिल को तोड़ नहीं पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जितनी ज्यादा हम साइंटिफिक समझ से चलें, उतना हम जल्दी इसको रोक सकते हैं। ऐसा कई देशों ने करके दिखाया है, चाहे न्यूजीलैंड हो, हांगकांग हो, इवन वियतनाम, ऐसे कई देशों ने करके भी दिखाया है। सॉरी, इस सब में मैं आपका क्वेश्चन भूल गया। मैं बात मेरी आपने वही थी कि जो क्या हम भारत में भी इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हुई, या हाँ, जिसे पूरे गांव में एक जी, बड़े पैमाने पर किया जाए, टेस्टिंग बिल्कुल, करके लोगों को आइसोलेट किया जाए, और एक बिल्कुल, प्रोएक्टिव अप्रोच हो, बजाय कि हम पहले हाथ से चीजें निकल जाए फिर हम शुरू बिल्कुल। करें। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इटली वाली आपने एग्जांपल दी, वो बिल्कुल पैंडेमिक के, महामारी के शुरू की बात है। और तब से डब्ल्यूएचओ ने बहुत बार बोला है कि टेस्टिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग जो है, वो हमारा बहुत बड़ा हथियार है। वो इसलिए है कि देखिए, जो वायरस है, एक तो इतनी तेजी से फैलती है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हम उसके 4 कदम आगे चलकर उसको फैलने से रोकें, या हम उसके पीछे भागते रहें। हम्म। पीछे भागने में भी जितनी हम टेस्टिंग करेंगे, तभी पता लगेगा कि वो कहाँ पे छुपी हुई है, क्योंकि वो तो आगे फैलती ही रहेगी। जी। इंडिया में से भी कई एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे शहरों की एग्जाम्पल्स हैं, छोटे-छोटे शहरों की, जहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने चाहे वैक्सीनेशन ज़्यादा कर दी। आई थिंक महाराष्ट्र के एक गाँव में है, वहाँ का एग्जाम्पल है, उन्होंने ऑक्सीजन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया और वैक्सीनेशन बहुत बड़े मात्रा पे की, और वहाँ पे जो सफरिंग है बहुत कम है, बाकी महाराष्ट्र के मुताबिक। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। ऐसे ही राजस्थान में भी पहली वेव के टाइम पे ऐसा हुआ था कि उन्होंने टाइम पे लॉकडाउन किया। तो जो जी। टेस्टिंग है, वो तो बहुत ही ज़्यादा कारगर अभी भी। अगर हम जितने केसेज़ आ रहे हैं, उससे हम कई गुना ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं, तो हमें मालूम रहता है कि कहाँ पे है, और उस टेस्टिंग के हिसाब से हमें उस पे एक्ट करना है। उस मोबिलिटी को रोकना है, और जी। जहाँ पे ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं, उसके अराउंड हमें वैक्सीनेशन शुरू करनी है। तो हम्म। अभी हम पिछले साल से अब हमारे पास इतना बड़ा हथियार वैक्सीनेशन का है कि हम उसके साथ ऐसी जगहों पर जा सकते हैं कि टेस्टिंग के साथ उस चीज़ को रोक सकते हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं। इसमें कोई, जैसे मैं फिर कहूँ, पिछली बार पहली वेव में तो बहुत कुछ अननोन था। अब जी। बहुत जी। कुछ हाँ। नोन है, अभी भी बहुत कुछ अननोन, लेकिन काफ़ी कुछ नोन है। हमें अपने आप को, अपने एटीट्यूड्स को, अपने बिहेवियर को, और ये मैं पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहा हूँ, उसको अपडेट करके वो स्टेप्स को एकदम से लागू करना चाहिए। दैट विल बी द क्विकेस्ट वे आउट। ठीक बात। हम अपने जो हमारे दर्शक हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको एक बार थोड़ा सा एक जानकारी दे दें कि अपने सवाल जो है वो आप पूछ सकते हैं। Q&A बॉक्स में आप अपने सवाल डाल सकते हैं। एक दो सवाल हमारे सोशल मीडिया से लोगों ने पूछे हैं डॉक्टर साहब, उसका तब जी, तक मैं जिक्र कर देता हूँ। जी, एक तो दो लोगों के एक ही सवाल है कि अगर मुझे कोविड हुआ है और वो मेरा टेस्ट कोविड निगेटिव आ चुका है, जी, उसके कितने दिन बाद मैं वैक्सीन ले सकता हूँ। एक और सवाल मिलता जुलता सा था, कि क्या मैंने वैक्सीन ले ली है उसके बाद भी मेरे मुझे फिर से हो सकता है। तो वो आपने देखा ही कि किस तरह से डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हैं, उनका हुँ, वैक्सीन भी है, लेकिन इन्फेक्शन किसी को भी फिर से हो सकता है।
उसका पोटेंसी कम हो सकती है, बहुत माइल्ड हो सकता है। बचाव फिर भी आपको करना है, वो बताएं डॉक्टर साहब। आप इन दोनों सवालों का अगर जी, जवाब दे पाए ज्यादा ये बेहतर। पहला था कि अगर जैसे मान लीजिए किसी को कोविड हो जाता है और उन्होंने पहले कोई वैक्सीन नहीं ली, तो वो कब पहली डोज लें? जी। तो इसमें मैं थोड़ा-सा विस्तार से इसलिए जाऊँगा, काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है। हाँ। 6 महीने पहले डब्ल्यूएचओ की ही रिकमेंडेशन थी, और काफ़ी जब हमारे पास वैक्सीन्स अभी ट्रायल फेज़ में थी, वो कह रहे थे कि एक बार कोविड हो जाता है, तब आप अपनी जो पहली वैक्सीनेशन है, उसको 6 महीने तक टाल सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वैक्सीनेशन की डोज़ेज़ अवेलेबल हुई और डाटा आया, तो उनका ये कहना है कि आप कम से कम ठीक होने के 2 हफ्ते तक का वेट ज़रूर कीजिए, और या पहले सिम्पटम के 28 दिन तक का। तो तकरीबन जैसा ही पहला सिम्पटम आता है, उसके 28 दिन तक आप वेट कर लीजिए, उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। उसका कारण भी मैं थोड़ा-सा क्विकली ये बता दूँ कि जैसे ही आपको इन्फेक्शन होता है, तो आपकी जो इम्यूनिटी है, वो एक्शन में आ जाती है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। जब हम वैक्सीन की डोज़ देते हैं, तब भी इम्यूनिटी को काम में आना होता है, उस वैक्सीन के अगेंस्ट अपनी जो इम्यूनिटी बनाने के लिए। तो अगर हम वैक्सीन का टीका इन्फेक्शन के साथ दे दें, तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो 2 फ्रंट्स पे काम करना शुरू कर देती है, जिसका कोई हमें इतना लाभ नहीं होगा। तो जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, हम अपनी इम्यूनिटी को इन्फेक्शन से फाइट करने दें, और जैसे ही हमने वायरस को हरा दिया, उसके 2 हफ्ते बाद हमारी जो इम्यूनिटी भी रिकवर कर जाती है, जो बाकी सारी चीजें ठीक होती है, उसके बाद हम उसको एक और छोटा-सा किक देते हैं, और वो फिर और बढ़ जाती है। हमारी इम्यूनिटी जो है एक और बूस्ट, पहली डोज़ ही हमारी बूस्टर डोज़ बन जाती है तब। तो ये भी पाया गया है कि दैट इज़ बेनिफिशियल। जो बिना वैक्सीन के जो इम्यूनिटी है पर्सन में, जी। इन्फेक्शन होने के बाद, संक्रमण होने के बाद बिना वैक्सीन के जो इम्यूनिटी बनी रहती है, वो थोड़ी वेरिएबल है। जिनमें इन्फेक्शन माइल्ड रहा, उनकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी कम बन सकती है, जिनमें सीवियर था उनमें इम्यूनिटी ज्यादा बन सकती है और लंबे समय तक रह सकती है। इसकी जो अवधि है वो 3 से 6 महीने तक मानी जाती है, और ये फिर एज एज टाइम गोज बाय वो नीचे जाना शुरू हो जाती है। जी। तो लेकिन अगर हम उसमें जैसे किसी किसी ने पहली डोज वैक्सीन के लिए, ये भी प्रश्न शायद आएगा या काफी पूछा जा रहा है कि पहली डोज ली, उसके 2-3 हफ्ते बाद उनको इन्फेक्शन हो गया, हम्म। फिर दूसरी डोज वो कब लें? उसका भी सेम रूल है कि आप फिर अपनी दूसरी डोज पोस्टपोन कर दीजिए जब तक आपके वो 28 दिन पूरे नहीं होते, या आपके वो 2 हफ्ते ठीक होने के बाद, या 28 दिन पहले सिम्पटम के बाद। तो ओके। आप अपनी अगली बूस्टर दे सकते हैं, जो कि दूसरी डोज होगी। तो कम से ये कम ये ये 28 दिन, मोटा-मोटा। 28 दिन का फर्स्ट सिम्टम आने के बाद जी, आप गैप डालिए दूसरी डोज जी, में भी। जी। ठीक बात। लेकिन भारत सरकार ने अभी ये भी अनाउंस किया है कि आप इन्फेक्टेड हुए हैं, तो आप अपनी जो पहली डोज़ है वो 6 महीने बाद ले सकते हैं। हम्म। तो अब ये फिर से वही बात आती है कि ये डब्ल्यूएचओ की पिछले अक्टूबर-नवंबर की गाइडेंस ये वाली थी। लेकिन अब जो अपडेटेड है वो यही है कि हमें 28 दिन बाद ले लेनी चाहिए, क्योंकि नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और हमें उनके साथ ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। ठीक बात। एक सवाल है रश्मि दत्ता का कि these days we are coming across a lot many incidents of heart attack during the COVID or post COVID in patients. Even in asymptomatic cases, how do minimize the risk of it, and what all tests should be get done after getting COVID? हुँ, हुँ। नहीं देखिए, ड्यूरिंग कोविड तो क्योंकि कोविड के दौरान क्या होता है कि जो आपकी क्लॉटिंग है, कोएगुलेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। तो जी। खून के धब्बे वो बन जाते हैं, तो वो स्ट्रोक भी कर सकते हैं, हार्ट अटैक भी कर सकते हैं, कहाँ जहाँ भी जाके वो जमता है, तो रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। जी। अ, और अगेन वो बहुत ज़्यादा कॉमन रिस्क ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कहा 70-80% लोग ठीक ही रहते हैं। हम्म। उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एस्पिरिन जैसी दवाई जो है वो बिना, जैसे कोविड हुआ हम एस्पिरिन जैसी दवाई ले लें या कोई और ऐसे एंटीकोगुलेंट्स ले लें, ये भी बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इन सब के साइड इफेक्ट्स होते हैं और ऐसा बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं देखा गया है। इन सब अगर और लॉन्ग कोविड जो है या पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो हैं वो कई अलग-अलग तरीके के हैं, जिसमें हार्ट अटैक, पैल्पिटेशंस, ये उनमें से एक पाए जाते हैं। अगेन इसकी जो प्रिकॉशन के नाम पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप इसको प्रिकॉशनरी, अनटिल एंड अनलेस जैसे आप अस्पताल में थे, आईसीयू में थे, और हम्म। हमें मालूम है कि क्या लेवल्स थे आपके कोagulation के और आपको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया, तो एज अ फॉलो अप आपको वहां से ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। जी। लेकिन आप घर में ही ठीक हुए हैं, तब आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने जो जैसे चेस्ट पेन होती है आपको, तो एज अ नॉर्मल हार्ट अटैक मानकर उसको, चेस्ट पेन को आप ट्रीट करवाइए या रूल आउट करवाइए कि ये कार्डियक हार्ट पे प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जी। कोविड हो या ना हो, हार्ट अटैक तो वैसे भी कम्युनिटी में बहुत होते हैं। तो जी। एवरीथिंग
आफ्टर हैविंग कोविड को हम कोविड का कारण भी लेबल नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा जो कहें कंफ्यूजन बनी रहेगी। तो जैसे ही कोविड से ठीक होते हैं, जो सिम्टम आते हैं उसको तो एज अ नॉर्मल डिजीज जो है उसके हमें इलाज इससे करवाना चाहिए। जुड़ा एक सवाल मेरे दिमाग में आया डॉक्टर साहब कि अक्सर ये कहा जाता है पोस्ट कोविड जो समय होता है, वो असर होता है जो कोविड का, वो जी। काफी समय तक बना रहता है। तो ऐसे में लोगों को किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए? सपोज कोई घर पे ही ठीक हुआ है, वो 15 दिन बाद जो कि टाइम है उसके बाद या निगेटिव होने के बाद नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज उसकी क्या होनी चाहिए? क्या वो हेक्टिक एक्सरसाइज जैसी चीजें कर सकता है, दौड़ना भागना कर सकता है? जी। कोई हॉस्पिटल में भर्ती होकर आया है या सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन पर रहा है, उसके बाद नेगेटिव हुआ है, उसके लिए एक्सरसाइज या हम्म, फिजिकल एक्टिविटीज किस तरह की होनी चाहिए पोस्ट कोविड? थोड़ा सा इस जी। बारे में अगर बता पाएं। जी। देखिए, जो हम लॉन्ग कोविड कहते हैं, वो हम तब मानते हैं कि जब कोविड के रिलेटेड जो थकावट के या कोई भी सिम्पटम कोविड के बाद शुरू है, वो 3 हफ्ते से ज़्यादा जब रहने लग गए, तो हम उसको लॉन्ग कोविड कहते हैं। माना ये जाता है कि 3 हफ्ते तक, ठीक होने के 3 हफ्ते तक हम मोस्ट लाइकली मेजॉरिटी सिम्पटम से ठीक हो जाएँगे। हम्म। तो ये जो आपने थकावट की बात की, कैपेसिटी ऑफ एक्सरसाइज की बात की, ये बहुत वेरी कर रहा है, अलग-अलग लोगों में अलग-अलग तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है। कुछ नौजवान हैं, एथलीट भी रहे हैं, उनको दिल की धड़कनें बहुत बढ़ी हुई हैं। वो हम्म। मतलब पहले मैराथन भागते थे, अब 500 मीटर नहीं चल पाते हैं, साँस चढ़ जाती है। ये अनप्रेडिक्टेबल है। इसका जो एक इंडिविजुअल के एंगल से देखें, तो उसका एक मोटा-मोटा ये है कि आप अपनी जो पर्सनल कैपेसिटी है, उसके मुताबिक आप अपने आप को धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा पुश कीजिए डेली बेसिस पे। जी। उसका मतलब है कि मान लीजिए आप 1 किलोमीटर चले हैं या इवन 10 मीटर चले हैं और आपकी साँस फूल गई, तो आप वहाँ रुक जाइए। जी। ये मत कीजिए कि नहीं, मैं तो 2 किलोमीटर चलूँगा ताकि मैं अपने आप को पुश करूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप तब तो 1 कदम आगे चल जाएँगे, लेकिन अगले अगले 4-5 दिन फिर आप 4 कदम पीछे चले जाएँगे। हम्म। ये जो बैलेंस, आपको ये भी नहीं है कि अगर आप 1 किलोमीटर चल सकते हैं, तो आप 500 पे ही रुक जाएँ, ये भी नहीं करना है। क्योंकि आपको अपनी कैपेसिटी को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ाना है, जिस तरह की भी आप फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जी। ये जो बैलेंस है, ये फिज़ियोथेरेपी की जो बॉडी है, उन्होंने काफ़ी स्ट्रेस दे रहे हैं इस बात पर कि आपको य रेस्ट का और पुशिंग योरसेल्फ का जो बैलेंस है, ये मेंटेन करना है, ये बहुत क्रिटिकल है। तो कई कई जैसे हम कहें कि एम्प्लॉयर्स भी कह सकते हैं, जी। आपके रिश्तेदार भी कह सकते हैं कि अब तो खत्म हो गया, अब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो वो आपको समझना पड़ेगा कि किसी के बस में नहीं है, कोई जानबूझ के नहीं करेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन कैपेसिटी, कितना चल सकते हैं, और उसको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पुश कीजिए, और वो कंटिन्यूअसली करते जाइए। जी। अभी तो हाँ जी, बेसलाइन ये है। अ, वर्षा चुरानी है, उनका एक सवाल है कि जो हमारे शरीर में जो हेल्दी एंटीबॉडीज का जो नंबर्स है वो क्या होना चाहिए? ये भी हाँ जी, ये बिल्कुल इन्होंने सही सवाल पूछा, क्योंकि बहुत पूछा जा रहा है। देखिए, इसकी जो कट ऑफ्स नहीं है, जी। पहली बात। अगर हम बिना वैक्सीन के देखते हैं, तो लोगों में अलग-अलग लेवल के हैं, और ये सिर्फ एंटीबॉडीज़, एक एंटीबॉडी का जो नंबर है, दैट इज़ वन वे ऑफ इम्यूनिटी। एक सेलुलर इम्यूनिटी होती है, वो अलग से होती है, वो एंटीबॉडी नंबर्स में नहीं आती है। उसका मोटा-मोटा आगे से ये है कि इसीलिए हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, कि वैक्सीनेशन में जो वायरल डोज़ है, वो काफ़ी बड़ी होती है, और उसका जो रिएक्शन है, इम्यूनिटी का जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी, जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं ना, वो काफ़ी हाई लेवल की है। तो इसीलिए वैक्सीन जो है, उससे जो इम्यूनिटी बनती है, वो प्रेडिक्टेबल अमाउंट्स की होती है, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, वो हमने देखा है कि 6 महीने से ऊपर तो चल रही है। जी। तो इसको जैसे कई लोग टेस्ट करवा रहे हैं कि भई मेरा कोविड हुआ था, उसके बाद मैं अपना एंटीबॉडीज़ लेवल टेस्ट करवा लूँ, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं कितना सेफ हूँ। अ, ए इ इसको हमने अभी तक क्वांटिफाई नहीं किया है, वी डोंट नो। सो उसकी बिना पे हम कुछ भी अगला एक्शन लेंगे, वो गलत होगा। तो हम तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि एंटीबॉडी टेस्टिंग की जाए, उसके बाद कोई अगला स्टेप हो। जी। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, डॉली हैं। इनका सवाल है, इफ अ पर्सन गेट वैक्सीनेटेड विथ कोविशील्ड एंड जी। गेट एन आरटी-पीसीआर टेस्ट डन आफ्टर फ्यू आवर्स द सेम डे, will the हुँ, हुँ। RT-PCR test read the vaccine in body as COVID positive? थोड़ा सा इमेजिनरी उस तरह हाँ, का सवाल है हुँ, कि क्या वैक्सीन अगर हमने लगवाया है और उसके बाद क्या, तो वो तो मेरे ख्याल से वायरस लोड तो नहीं नहीं, टेस्ट में आना नहीं, चाहिए। हम जो आरटी-पीसीआर करते हैं, वो आरएनए को वो डिटेक्ट करते हैं, जी। और जो हम दे रहे हैं, वो प्रोटीन्स दे रहे हैं। तो जी। जो जो वैक्सीन है, वो आपको कोविड पॉजिटिव नहीं करेगी। जी। सिंपल एज़ दैट। जी।
तो अब तिग्निहात कुकी का जो सवाल है मैं वो पूछ लेता हूँ। विद द वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड, देयर आर पीपल सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, हाउ शुड वन डील विद सच सिचुएशन? एक बड़ा समस्या है डॉक्टर साहब ये। जी, लोग लॉकडाउन में घरों में हैं, ऊपर से नेगेटिविटी वाली खबरें बहुत हैं, क्योंकि वास्तव में इस तरह की चीजें हो रही हैं जिसकी कल्पना नहीं करता था आदमी। अगल बगल में लोगों की डेथ देखी जा रही है, अकाल डेथ भी है उसमें, 30 साल 35 साल ऐसे जी, लोगों की मौत हो रही है जिनको अभी रहना है। जी, तो ऐसे में एक अलग लेवल की एंजाइटी पैदा हुई लोगों के अंदर, लोगों को मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ा है। तो इससे निपटने के क्या तरीके हो सकते हैं, या मतलब ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? जी। इसमें देखिए जो मिस इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन दोनों की जो वॉल्यूम है, दोनों की जो तादाद है वो बहुत बड़ी है। और अगेन इसको इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज़ किया, इसको इन्फोडेमिक के नाम से जाना जा रहा है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसका करें क्या? और साथ में ये भी मैं ऐड करूँ कि इस सब में जो हमारा जो दिमागी या मेंटल तनाव है, वो कम तभी तभी हो सकता है कि हम हमें सिर्फ़ वो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखें जो हमारे जो जो एक्चुअली में क्रेडिबल हो, जो साइंटिफिक हो। जो बाकी की इन्फॉर्मेशन और उसके लिए मैं एक लाइन में एक ज़रूर कहूँगा कि ऐसी कोई दवा, ऐसा कोई तंत्र-मंत्र, जंतर एक चीज़, चाहे वो वेस्टर्न साइंस हो या इंडियन साइंस हो या योग हो या कोई भी पैथी हो, एक चीज़ कोई भी ऐसी नहीं बनेगी या नहीं बनी है, जो कि आपको 100% बचाएगी। वैक्सीन भी आपको 100% नहीं बचा सकती, ये हमें मतलब दैट इज़ अवर बेस्ट बेट, लेकिन वो भी 100% नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसा क्लेम आ रहा है कि आप ये दवा ले लीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए या ये एक्सरसाइज़ कर लीजिए तो आप बच गए, आपको कुछ नहीं होगा। आप उसको एक सिरे से खारिज कर सकते हैं। बिना सोचे-समझे उसको एक सिरे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जी। पहली बात। उससे क्या होगा कि जो आपको इस तरह की मल्टीपल सोर्सेज़ से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो इतने बड़े-बड़े क्लेम्स करती है, उससे आप बच सकते हैं। दूसरा ये ज़रूर है कि जो आपको क्रेडिबल जो सोर्सेज़ हैं इन्फॉर्मेशन के, वो आपको अपने लिए ढूँढने पड़ेंगे। हम्म। जैसे हम मैं यूके की बात करूँ तो यहाँ तो जैसे सेंट्रल बॉडीज़ जो जैसे मैंने कहा वो एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बॉडी भी बनी जिसका काम ही यही था कि वो जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को उसका कैसे सिंपल तरीके से रखे सामने, उनका वही काम था और वो लोग उसको पढ़ के अपना तसल्ली होती थी। वो जी। ज़रूर आप ढूँढ के रखिए। दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। दूसरा है कि एक बात हमें और दिमाग में रखनी है कि पैंडेमिक बहुत बड़ा है। किसी एक आदमी के, इंसान के, औरत के बस की बात नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है और लेकिन आपके पावर में फिर भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले कहा, आप खुद को बचा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को बचा सकते हैं और उसके 4-5 तरीके हैं। उनको आप पूरा कीजिए। अगर उनको पूरा करते हैं तो आप अपने रिस्क जो है वो बहुत कम कर लेते हैं। जी। इस सब में हम अपने रिस्क ही कम करते हैं। देखिए गारंटी कुछ किसी चीज़ की नहीं होती। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये एहसास रहे कि आप कितनी आपकी पावर में हैं और आप वो कीजिए। नहीं, इन्फोडेमिक से इसी से जुड़ा आपने बताया जो टर्म दिया कि इन्फोडेमिक की हालत है, बहुत ज्यादा सूचनाएं आ रही हैं, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ काम की भी सूचनाएं हैं ऐसा। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बड़ी इनएविटेबल सी सिचुएशन है कि आइसोलेशन में है बहुत सारे लोग, अलग जी, अलग। तो एक तरह का एक कैप्टिव सिचुएशन है जहां पर लोगों को और कुछ नहीं कर सकते, तो उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। मोबाइल दिन भर से वो डील कर रहे हैं, मोबाइल जी, से डील कर रहे हैं, तो फिर उसमें व्हाट्सअप है और तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर सूचनाएं आती हैं। तो बचने के उपाय बड़े कम है, क्योंकि इस तरह एक एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर वो उससे उससे कट ऑफ नहीं किया जा सकता, कर पा रहे हैं लोग। बहुत सारे लोगों ने इसको एक तरीके के तौर पर कहा कि इसी बहाने थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहेगा, थोड़ा समय कट जाएगा, 20 दिन और जी, 15 दिन कैसे रहेंगे। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे बच पाना बड़ी बड़ी असंभव सी चीज हो गई है ऐसे में। जी। हाँ। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी-सी एफर्ट्स करनी ही पड़ेंगी खुद अपने लिए। उसमें आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन का रास्ता बंद करें जो हमें परेशान कर रही है। दूसरा ये कि जो आपके मन को अच्छा लगता है हम्म। उसकी तरफ जाएँ कि आप क्या करना चाहते हैं। कइयों को एक एक किताब पढ़ के अच्छा लगता है, किसी को गज़लें सुन के अच्छा लगता है। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन हम्म। इसका जो रोल है मेंटल हेल्थ में वो बहुत बड़ा है। बड़ा है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके क्वेश्चन आंसर्स करना, बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करना, माँ-बाप के साथ अगर आप कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी फ़ोन पे वीडियो कॉल्स के थ्रू आप अपनी गेम्स खेलिए, अपने जो काम है वो कर सकते हैं, जो आपके बहुत ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी हैं लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये आपको एक तो आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। दूसरा आपको उस इन्फॉर्मेशन से बचाती हैं जो परेशान करती है। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो
ऐसे कई भयावह वीडियोस जो आजकल सोशल मीडिया पे आते हैं अलग-अलग चीज़ों में, मैंने एक समय आया कि मैंने उनको देखना बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं मुझे पता था कि मैं देखिए उसके बारे में कुछ कर नहीं पाता हूँ, परेशान बहुत होता हूँ, तो जैसे ही वो मेरे सामने कुछ आता है तो मैं उसको स्क्रॉल ओवर कर देता हूँ और उसका मुझे खुद बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ऐसे ही आपको छोटी-छोटी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्या ऐसे वो ट्रिगर्स हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं। आप हम्म, उनको अवॉइड कीजिए और दूसरी तरफ जो पॉज़िटिव ऐसी वाली चीज़ें हैं कि आप जो आपकी हॉबी हो या बात करना हो या ऐसी चीजें, वो उनको आप बढ़ावा दीजिए और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस खाना। अगेन देखिए, हमें अपने आप पे ना हम्म, एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए कि हमें अब क्या खाना चाहिए, हमें अब क्या करना चाहिए। आप नॉर्मल खाना खाइए, न्यूट्रिशियस, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, अपना रूटीन ज़रूर बनाइए। आपके पास टाइम तो बहुत है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं 2 बजे तक जाग के करता रहूँगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी कहाँ जाना है। आप बिल्कुल। टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, एक रूटीन में रहिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती ठीक बात। आपने खाने का भी जिक्र किया, थोड़ा-सा अगर बता पाएँ कि लोगों को ऐसी हालत में मतलब वो किस तरह की डाइट होनी चाहिए? जैसे बहुत सारी उससे भी रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप खूब सारी प्रोटीन खाइए, खूब सारा हैं। या फिर हरी सब्जियाँ खाइए या खूब सारा सिट्रिक एसिड वाली जी, चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। अलग-अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है। तो वास्तव में जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, उसमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या जी, संतुलन है वो? जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं इसमें? बिल्कुल। नहीं, ये जब से पैंडेमिक शुरू हुआ तब से चल रहा है। आपने सुना होगा कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है क्योंकि हम अदरक, लहसुन वगैरह खाते हैं, तो हमें तो नहीं होगा। वर्ल्ड ओवर एथलीट्स से लेकर एकदम सुपर फिट लोगों को ये हुआ है और कईयों ने अपनी जानें गँवाई हैं। जाने दो। दूसरी साइड मैंने पर्सनली देखा है, कैंसर से ग्रस्त लोग जिनकी एज भी 80 प्लस थी, उन्होंने कोविड को हरा के डिस्चार्ज हो गए थे। तो इसका डाइट का उतना ही रोल है जितना नॉर्मल लाइफ में है, कि आप जो भी नॉर्मल नेचुरल न्यूट्रिशियस रेगुलरली खाते हैं, अब उसके बारे में तो हम देखिए अलग सेशन हो सकता है कि व्हाट इज अ हेल्दी डाइट। हाँ, लेकिन उसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक। कोई नई चीजें ऐड नहीं करनी है। हाँ, ये है कि जैसे शराब है वो हमारी इम्यूनिटी को कम करती है, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर आप शराब जो नहीं पीते उनकी इम्यूनिटी ऊपर रहती है तो इसलिए उनको नहीं होगा। तो ठीक। सेम गोज़ फॉर स्मोकिंग, बट अगेन इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। नॉर्मल खाइए-पिइए, वो दैट इज़ फाइन, देयर इज़ नथिंग टू ऐड। अ, विवेक अशोकन है, उनका एक सवाल है कि बहुत सारा जोर इस समय दिया जा रहा है भाप के ऊपर, स्टीम लेने के ऊपर, 2 बार, 3 बार, तो मतलब एक वो भी नए किस्म का एक्सट्रीम शुरू हो गया है कि दिन भर में 3 बार, 4 बार लोगों को भाप ही दिया जा रहा है वो। उनका ये सवाल है कि कितना वो प्री कोविड इफेक्टिव है, कितना पोस्ट कोविड इफेक्टिव है और उसका मेरा अपनी तरफ से इसमें एक सवाल है कि उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए? लोगों ने अति कर दी है कि भाप ही लेना है तो भाप ही लेते रहें, काढ़ा पीना है तो काढ़ा ही पीते रहें, उसकी जी, कहाँ पे सीमा है? हर चीज़ की एक ऐसी लिमिट होनी चाहिए। तो बिल्कुल। अभी ऐसा लग रहा है कि सूचनाएँ कम है इसलिए लोग अनियंत्रित होके चीज़ों का इस्तेमाल कर जी, जी। और ये अभी से नहीं है, ये पिछले पिछले अप्रैल से ये शुरू है, स्टीम का तो ख़ासकर। और हमने अभी रिसेंटली देखा भी कुछ कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस इंडिया की, मैं पुलिस ऑर्गनाइज़, उन्होंने पाइपें लगाकर उस पाइपों में से हाँ, आगे पाइपें लगा के पैरामिलिट्री का भाप कुछ देने। था। जी, 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 जो कि बहुत डेंजरस है क्योंकि उससे वायरस स्प्रेड हो सकती है। देखिए, स्टीम का कोरोना से बचाव में या क्योर में कोई रोल नहीं है, ज़ीरो। तो ये किसी गाइडलाइन में नहीं आता है कि ये दी जाए। जो जो मैं एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस की बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है शायद आयुष में ये डाल दिया गया और कि आप इतनी बार ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्टीम जो है वो एक हाई टेम्परेचर की भाप है कि वो आपकी जो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत बार लेते हैं, तो आपका जो लाइनिंग होती है साँस की जो सिस्टम है, उसकी जो लाइनिंग है, जी। उसपे वो इफ़ेक्ट कर सकती है, उसको इंजरी भी कर सकती है। और वो अगर इंजरी होती है तो दैट ओपन्स अप, वो खोल देता है, वो जो हमारे प्रोटेक्शन है ना, उसको वो खोल देता है वायरस के लिए भी। तो एक रिस्क है कि आप वायरस की मदद कर सकते हैं अगर उसको आप ज़्यादा करते हैं। अब मैं तो इसको प्री पोस्ट कभी भी आप इसको ना लें तो ठीक ही रहेगा, कोई इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। मेरा आप पता नहीं, आपको शायद लग भी रहा होगा, मेरा नाक भी बंद है थोड़ा, लेकिन जी, मैंने स्टीम नहीं ली है। अच्छा। बिकॉज़ के जैसा मैंने कहा कि एक रिस्क है छोटा-सा, कि जो लाइनिंग है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की, दैट कैन गेट अफेक्टेड, वो इंजरी हो सकती है। तो आप क्यों वायरस का हेल्प करें? वायरस को आप हुँ, मार नहीं सकते। आप जी, जी। 65 डिग्रीज़ की जो है, वो आप अंदर नहीं डाल सकते। अगर वो आपने अंदर डाल लिया तो आप ऐसे अंदर जल जाएँगे। तो हुँ, जो वायरस है वो 60 डिग्रीज़ के ऊपर जाके वो मरती है, अगर आप उसको मारना चाहें। तो वो हम अंदर बॉडी के नहीं ले जा सकते। हमारा 37 डिग्री से ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो वी आर इन बिग ट्रबल। बिग तो ट्रबल, इ या हाँ, तो स्टीम एक तो मेरे सवाल हिसाब से नो है। अच्छा।
तो एक और सवाल है जिंसी थॉमस का जी। कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट फॉर द कोविड वैक्सीनेशन, हम्म। विच वैक्सीन इज प्रेफर्ड? कोई ऐसी वैक्सीन इस जो अवेलेबल है उनमें कोई ऐसी है जो बहुत अच्छी है, या कोई ऐसी है जिसकी इफेक्ट वो उसको थोड़ा सा जी। हम चूज कर सकते हैं इसमें, और उनके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं श्योर। जिसके लिए लोग पहले से तैयार होके जाएं? जी। देखिए, आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि एनी वैक्सीन जो कि अवेलेबल है इज बेटर देन नो वैक्सीन। जी। किसी भी वैक्सीन का 1 महीना अगर आपको आज मिल रही है तो आप आज ले लें। अगर आप सोचें कि मैं 1 महीने अगली कोई सो कॉल्ड बेटर आ रही है उसका वेट करूँ या उसकी वेट करूँ, तो वो बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि कोविड का जो रिस्क है, वो वैक्सीन के किसी भी रिस्क से बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात कि इंडिया में अगर हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात करते हैं, तो मैं अक्सर कोवैक्सीन के ऊपर ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि जो उसका फेज़ 3 का डेटा है, वो अभी पीयर रिव्यू में पब्लिश नहीं हुआ है। हम्म। और इसलिए हमें मालूम नहीं है पुख्ता तरीके से कि उसकी एफिकेसी क्या है। हम्म। साइड इफेक्ट जो प्रोफाइल है उसका ठीक ही लग रहा है, फेज 2 ट्रायल्स तक सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन उसकी एफिकेसी 25% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है। हम्म। और जो इंटरनल डाटा आया है उसके हिसाब से दे आर क्लेमिंग कि एफिकेसी 70, 80, 90% है। तो गोइंग बाय दैट, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दे आर इक्वली गुड। अगर मैं उस डाटा के बेस पे करूं, कोविशील्ड का तो हमें डाटा मालूम है इंटरनेशनली, और इट इज क्वाइट सेफ एंड इट इज हेल्पिंग आल्सो। जी। जो साइड इफेक्ट्स की बात आती है, आगे आगे भी, सॉरी, अगर कोई स्पुतनिक आती है उसका भी फेज 3 का डाटा पब्लिश्ड है, उसमें भी क्लियर एफिकेसी है। हम्म। तो एनी वैक्सीन इज बेटर देन नो वैक्सीन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी ठीक है। बात आती है कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। हाँ। देखिए, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है कि जहां पे वो इंजेक्शन लगाया जाता है वहां पे दर्द होती है, जो कि मैक्सिमम 2-3 दिन रहती है, जहां पे भी लगता है वो जी। एक पैरासिटामोल से, आइबुप्रोफेन से वो ठीक हो सकती है। आपको हरारत रह सकती है, जैसे कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो बहुत ही माइल्ड फॉर्म में हो सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत बुखार रह सकता है, आपको जैसा कहूँ कि सोने का मन करेगा, लेकिन वो 24-48 घंटे के ज़्यादा नहीं रहेंगे। दैट आल्सो मीन्स कि आपकी जो इम्यूनिटी है उस वैक्सीन के अगेंस्ट काम कर रही है। उसके साथ मैं एक और ऐड कर दूँ, इसका ये भी मतलब नहीं है कि जिन लोगों को ये सिम्पटम नहीं आए कि उनकी इम्यूनिटी ने काम नहीं किया, ऐसा भी हम्म। नहीं है। या ठीक। जिसको ज़्यादा सिम्पटम आए उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा काम कर गई है, ऐसा भी नहीं है। सो ये मेन जो है इनके इसके साइड इफेक्ट्स हैं। एक लोगों के मन में बहुत रहता है कि कोविशील्ड का जो ब्लड क्लॉटिंग का साइड इफेक्ट है, कि हम्म। कोविशील्ड के चलते ब्लड क्लॉट्स का यूरोप में बहुत फैला, ये सब बहुत हुआ, तो काफी प्रचलित हुआ। हम्म। उसका जो साइड इफेक्ट है वो 30 साल से कम उम्र की जो महिलाएं थी उनमें वो पाया गया, और उसका जो रिस्क है वो बहुत ही कम है। 4-10 लाख के पीछे 4 लोगों में वो पाया गया था। और शुरू में जो उसके चलते कुछ डेथ्स भी हुई हैं, वो इसलिए हुई क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि वो क्या चीज है। हम्म। अब हमें वो मालूम है क्या है, हमें उसके उसके लक्षण मालूम है, और जैसे ही वो होता है उसका इलाज हो जाता है। तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डोजेस देने के बाद भी दैट इज वेरी सेफ। और उसकी कंपैरिजन ये है कि जब हम कार में बैठ के बाहर जाते हैं, तब कार में बैठकर बाहर जाने से जो डेथ का रिस्क है वो 1 in 10,000 के करीब है। ये हम्म। जो मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ 4 in 1 million है। तो रिस्क जो है बहुत बहुत कम है, तो उसकी हमें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं और उनका नाम बहुत दिलचस्प है, अनोनिमस अटेंडी। तो अच्छा। उन्होंने एक सवाल पूछा है, डू वी नीड टू स्टार्ट एंटी कोआगुलेंट थेरेपी एज सून एज डी डाइमर लेवल कम ग्रेटर देन नॉर्मल? हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस, और शुड वी treat D-dimer as just another non-specific acute phase reactant? श्योर। नहीं, देखिए, जो डी डाइमर है, मतलब बाकी सुनने वालों के लिए, डी डाइमर एक ऐसा प्रोटीन है जो कि बढ़ जाता है जब कोआगुलेशन, जो खून का जैसे हम जमना कहें, वो होने लगता है। तब ये एक इंडिकेटर होता है कि वी कैन ट्रीट इट। इसका फ्लिप, इसकी जो एक्चुअल यूज इसका ये है कि जब डी डाइमर नॉर्मल होता है तो कोआगुलेशन नहीं होती। ठीक है। जब बड़ा होता है, जरूरी नहीं कि वो कोआगुलेशन करे ही करे। आई Hmm. डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस। तो जो रूल आउट करने का इसका रोल है वो ज्यादा बड़ा है, कि अगर आपका नॉर्मल है दैट मींस रिस्क इज लो। इसको स्पेसिफिसिटी में कहते हैं, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी। जी। तो पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी एंटी कोआगुलेंट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेने हैं, घर में तो बिल्कुल नहीं लेने हैं। दैट इज हाँ। एब्सोल्यूट नो नो। अगर लेने भी पड़ते हैं तब डी डाइमर विल बी जस्ट वन मार्कर, और अगर बॉडी आपकी इस लेवल पे रिएक्ट कर रही है तो बाकी मार्कर्स भी चेंज हो रहे होंगे।
आपकी ब्रीदिंग भी चेंज हो रही होगी, आपके शुगर लेवल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी तो उन सबको साथ में लेकर ही ट्रीट किया जाएगा और वो एक जो पर्सन टू पर्सन क्लिनिकल डिसीजन होगा डॉक्टर का और मोस्ट लाइकली आपको अगर ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको एंटीकोगुलेंट्स की जरूरत पड़े तो आपको घर पे नहीं रखा जाएगा, तो ठीक यू बात शुड बी इन द हॉस्पिटल एनीवे। है। वो तो एक कॉम्प्लेक्स पूरा उसके इलाज की प्रक्रिया होगी। होम आइसोलेशन में एक्सेप्ट फॉर पैरासिटामोल आपको कुछ और नहीं चाहिए। ठीक बात। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आया, जैसे किसी को डॉक्टर कुछ प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, सपोज किसी को हार्ट की कोई बीमारी है और उसकी वो दवाएं चल रही हैं, जी ऐसे में वैक्सीनेशन के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या हो सकता है? जी। देखिए जो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, कुछ ऐसी ड्रग्स पे होते हैं जिनसे कि वो उनकी इम्यूनिटी सप्रेस की हुई होती है। सिर्फ वो लोग हैं जिनमें हम ये बोलते हैं कि आप वैक्सीन जो लाइव ये सॉरी जो वैक्सीन है ये मत लीजिए, क्योंकि आपको आप अपने डॉक्टर के साथ बिना सलाह किए ये वैक्सीन मत लीजिए, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सी मेडिसिन चल रही है, कितनी देर से चल रही है, लास्ट डोज कब हुई थी, इन सब पे डिपेंड करता है। अदरवाइज जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, चाहे वो कार्डियक पेशेंट्स हो, सीओपीडी हो, सीवियर एस्थमा हो, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज, इन सबको वैक्सीन जितनी जल्दी से जल्दी हो सकती है ले लेनी चाहिए, बिकॉज इनका जो सिविरिटी का कोविड के कारण जो सिविरिटी का रिस्क है वो हम्म। आम पॉपुलेशन से कई ज्यादा है। तो जी। दे नीड द प्रोटेक्शन अर्लियर ऑन, और अगेन एज का तो है ही है, जितनी ज्यादा एज है वो तो रिस्क है। तो दीज ये बीमारियों में हमें जल्दी लेनी चाहिए बल्कि। बिल्कुल। एक और इसी जो इसका पिछला वाला जो सवाल था, हमने जिक्र किया कि स्टीम की बहुत बात की जा रही है, इसी तरह से एक और चीज की बहुत बात हो रही है, जो गागल की, अजिंक्य पंडित का सवाल है। जी गागल को लेकर बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं कि आप कुछ तो मेडिकेटेड गागल की भी बात होती है, जिसमें कुछ दवाएं अवेलेबल हैं जो जिसका मिला के गागल करने की बात है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि केवल साल्ट मिला के, नमक के पानी जी से गागल करने की, गरारे करने की सलाह देते हैं। जी। तो ये इसका क्या तरीका होना चाहिए, और क्या वास्तव में नमक वाले पानी से गरारे का कोई फायदा है भी गले को? देखिए, पहली बात तो ये कि जो गरारे हम करते हैं वो इलाज कम होता है, वो सुकून ज्यादा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सुकून मिल रहा है, कुछ गला बहुत दर्द करता है, गार्गल से आपको सुकून मिल रहा है, तो ले कर लीजिए। लेता है। हाँ, जी। लेकिन ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आप इससे कोरोना से बच जाएँगे या कोरोना का इलाज किया जा रहा है। हम्म। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हमारा चैलेंज यही है कि ये सिम्पटम्स आने से पहले ही हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई कर चुकी होती है। तो हम्म। इसकी जो इन्फेक्टिविटी पीरियड है, वो पहला सिम्पटम आने के 2-3 दिन पहले से होता है। तो इसीलिए हम मास्क की बात करते हैं कि देखिए आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप में वायरस चल रही है और आप उसको फैला रहे होंगे। तो तब हम गरारे करें तब भी उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सेल्स के अंदर चली गई, यहाँ नाक में अंदर बॉडी के चली गई, तब भी हम उसको मार नहीं सकते। तो इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, कुछ ऐसे कीटाणु और हैं जिनको हम इस तरह से डील कर सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस उसमें से नहीं है। सुकून हम्म। के लिए आप ले लीजिए, लेकिन उससे ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन का एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। हम्म। एक और और दवाइयां सवाल भी, ले सॉरी, लेते हैं। दवाइयों के गार्गल्स का भी सेम हाँ। है। जी अच्छा, वो भी इसी तरह से काम जी करते जी हैं। जी। एक और सवाल ले लेते हैं, मेरे ख्याल से आखिरी सवाल है ये, शमशीर सिंह का। व्हाट इज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन? जी, ये एक बहुत ही रेयर सिंड्रोम है, जो कि वैसे तो आई स्टार्ट बाय सेइंग दिस कि जो बच्चे हैं वो कोरोना की जो महामारी है उसमें लार्जली सेफ ही रह रहे हैं। बच्चों को माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज होती है, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। कुछ कोमॉर्बिडिटीज कह लीजिए, कुछ प्री डिस्पोजिशन कुछ बच्चों में बहुत रेयरली ये पाया जाता है कि उनका जो इन्फ्लेमेटरी सिस्टम है वो 4-5 हफ्ते के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, और उनमें एक जैसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म बड़ों में देखते हैं, बच्चों में वो पाया जाता है। तो वो बहुत रेयर है, ठीक है? वो ऐसा नहीं है कि हमें हर बच्चे के लिए वो फ़िक्र करनी चाहिए। जी। तो लेक और उसका जो है वो जैसा मैंने कहा कि अगर आपको आपके बच्चे को जैसे कोई प्रीडिस्पोज़िशन है, कोई पहले से बीमारियाँ हैं, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर बात करके रखिए। अगर वो पॉज़िटिव आ गए हैं, तो आपको बता दिया जाए कि ये चीज़ों पे नज़र रखिए, उनकी आँखें लाल हो सकती हैं, उनका गला खराब बाद में भी हो सकता है, 4-6 हफ्ते बाद भी हो सकता है। तो लेकिन इट इज़ वेरी, वेरी रेयर। हमें हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र हमारे जिनकी उम्र ज़्यादा बड़ी है, 40 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, उनकी ज़्यादा फ़िक्र होनी, जिनकी कम है दे आर लार्जली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं।
चूंकि बच्चों का जिक्र हुआ डॉक्टर साहब, तो आखिरी सवाल के तौर पर उसी सवाल को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। जी, दिल्ली जैसे शहरों में या फिर और भी तमाम ऐसे शहर हैं जहाँ पर पिछले 5-10 सालों में एक स्थिति ऐसी आई है कि बहुत पोल्यूशन रहा है, तो पूरी एक जी। नई पीढ़ी, बड़ा अच्छी बात ये है कि ये वायरस अभी बच्चों के ऊपर उस हुँ, तरह से असर नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि म्यूटेट कर रहा है वायरस, तो हमें नहीं पता कि आने वाला वायरस का अगला रूप किस पर असर करेगा, और हो सकता है बच्चे भी उसकी चपेट में आए, जैसे कि कई एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी भी की है कि तीसरी चौथी वेव में हो सकता है बच्चे भी इसकी चपेट में आए। अभी हुँ, तो इससे बचे हुए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि पोल्यूशन और इसकी वजह से एक बड़ी तादाद जो बच्चों की है उनमें कुछ न कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। जी, अस्थमा की शिकायत दिल्ली जैसे शहरों में, बॉम्बे जैसे शहरों में बहुत कॉमन हो चुकी है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा है जी। इन शहरों में। तो ऐसे में इन बच्चों के लिहाज से किस तरह की प्रिकॉशन होने चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है, और क्या-क्या हम एहतियात बरतें इन बच्चों के लिए जिनको किसी भी तरह की इस तरह की रिस्पिरेटरी दिक्कतें हुँ। हैं? देखिए, जो रिस्क है इस वायरस की, जो जो संक्रमित होने का जो रिस्क है, वो तो सभी का बराबर है, आपको लंग प्रॉब्लम है या नहीं है। द रिस्क ऑफ गेटिंग द वायरस इज़ द सेम। उसके बाद जो सिविरिटी है, वो अलग-अलग हो जाती है। अस्थमा में भी जिनको बहुत सीवियर या ब्रिटल अस्थमा कहते हैं, जो कि जिनको कई बार स्टेरॉइड्स खाने पड़े, जी, ओरली तो हम लेते हैं, जो इन्हेलर के थ्रू तो लेते हैं, खाने पड़े साल में 3-3 4-4 बार, वो उनका रिस्क थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि लंग्स उस लेवल के ठीक नहीं होते, या सीओपीडी वाले जो पेशेंट है उनका होता है। बच्चों में इसका जो प्रिकॉशन है, जैसा आपने पहले कहा कि अगर ट्रिगर पॉल्यूशन से है, तो बच्चे मतलब या तो वो खुद अपनी अपने लेवल पे तो या मास्क पहनेंगे या पॉल्यूशन कम होगा, इसके बीच की चीजें कोई नहीं है, हुँ, अनफॉर्चुनेटली, है ना? तो आगे आने वाले क्या स्ट्रेन्स आते हैं वो हमें नहीं मालूम। ये जरूर है कि नए स्ट्रेन्स बच्चों में इन्फेक्शन कर रहे हैं, डिजीज अभी नहीं कर रहे, लेकिन इन्फेक्शन वो डेफिनेटली ज्यादा कर रहे हैं। तो आगे आने वाले जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल वही हैं कि जितनी जल्दी हम इस वायरस के स्प्रेड को रोकते हैं, हुँ, वो बच्चों के लिए, हमारे लिए वही सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रांसमिशन होगा, उतने नए स्ट्रेन्स आने का चांस बढ़ेगा। अ, ये तो मतलब दिस इज़ अ नोन साइंस कि ट्रांसमिशन जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे फैलती जाएगी, वैसे-वैसे ये स्ट्रॉन्ग भी होती जाएगी और डाइवर्सिफ़ाई भी होती जाएगी, क्योंकि इसका तो काम यही है कि इसको इवॉल्व, वायरस की बात कर रहा हूँ, तो वायरस को तो इवॉल्व होना है। तो जी। बच्चों को प्रोटेक्ट करने का भी वही तरीका है कि हम वैक्सीनेशन के थ्रू, फिजिकल बैरियर्स के थ्रू, और मूवमेंट, जो लोगों की मूवमेंट है उसको रोकने के थ्रू, इसको हम जितनी जल्दी से जल्दी रोक पाए, वही सब सेफ्टी है उनके लिए भी और बड़ों के लिए भी। अ, समय को भी थोड़ा-सा हम ध्यान में रखते हुए आज हमारी बड़ी दिलचस्प चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, बहुत सारी जानकारियाँ दी डॉक्टर साहब, और एक बार फिर से मैं आपको दोबारा धन्यवाद दूँगा। आप इस पॉज़िटिव होते हुए भी आपने इस वेबिनार में अपनी शिरकत की, शामिल हुए, क्योंकि हमको एक बार ये लग रहा था कि शायद किस तरह के स्थिति बनेगी, हो सकता है बोलने में दिक्कत हो, गले में खराश हो, एक जो प्रॉब्लम होती है शुरुआती। तो फिर से मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा, और हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स जो न्यूज़ लॉन्ड्री को सपोर्ट करते हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री को चलाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है, और जो यहाँ पर जिनके बहुत सारे बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन सबको भी मैं एक बार शुक्रिया कहना चाहूँगा, और आज की इस चर्चा को हम इसके बाद यहीं पर रोकेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफजल। बहुत-बहुत थैंक यू जी। और मैं बस एक चीज़ ऐड कर दूँ कि मैंने वैक्सीन ली है, दोनों डोज़ेज़, उसके बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, जी। बट डाटा यही कहता है कि शायद माइल्ड रहेगा। सो वैक्सिनेशन इज़ अ गुड। थैंक बल्कि यू वेरी मच। यही यही इसी से अंत हम करना चाह रहे थे कि वो जो अनुभव है आप एक बार ज़रूर सबको बताएँ, यहाँ से ये मैसेज जाना चाहिए कि जिन लोगों ने लिया है उनको भी कितनी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वायरस थोड़ा असामान्य है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। उन लोगों जी, को भी हो रहा है जिनको वैक्सीन दी जा चुकी है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच।